हाँ, सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का नाम बताओ। कैल्सीफेरोल कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का नाम बताओ। टोकोफेरोल टोकोफेरॉल। विटामिन के का नाम बताओ। फाइलोक्विनोन फाइलोक्विनोन फाइलोक्विनोल। ठीक है, तो सही बोल रहे हो आप लोग, टोकोफेरॉल ई का। मैं खुद कंफ्यूज हो रही थी, देखो इसमें ऑप्शन हमको वो मिला ही नहीं ना। ऑप्शन में तो फिर ये जो नाम से मैच खाता है तो फाइटोनेडियोन इसका नाम इसलिए हो गया, है ना। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अनुकूलनीय विकिरण का क्या अर्थ है? किसी एक व्यक्ति यानी एक पॉपुलेशन की विभिन्न पर्यावरणों के लिए अनुकूलन क्षमता, कि एक पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उसके बारे में बताता है एडेप्टिव रेडिएशन। भौगोलिक पृथक्करण के कारण होने वाले अनुकूलन के बारे में बताता है, कि भाई कॉन्टिनेंशियल ड्रिफ्ट हुआ और फिर अनुकूलन हुआ उसके बारे में बताता है। एक समान पूर्वज से भिन्न विभिन्न स्पीशीज का विकास, पूर्वज एक ही है लेकिन विकास अलग अलग तरह का हो रहा है, इसके बारे में बताता है। किसी स्पीशीज के सदस्यों का विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में प्रवास। आंसर बोलो, एबीसीडी। डी नहीं, डी नहीं है, डी नहीं। देखो सोचो ना, हमने जब एडेप्टिव रेडिएशन पढ़ा था उसका डेफिनेशन तो ऐसा देखा था कि एक बिंदु से शुरू होता है और दूसरे बिंदु पर जाकर के खत्म हो जाता है, ये मतलब समझा था, है ना। और इसका एग्जांपल में हमने दो देखे थे, एक होता है डाइवर्जेंट एडेप्टिव रेडिएशन, एक होता है कन्वर्जेंट एडेप्टिव रेडिएशन। डाइवर्जेंट एडेप्टिव रेडिएशन ओरिजिन सेम, है ना, तो ओरिजिन सेम ही है। जैसे कि डार्विन की फिंचेस जो है वो ग्रो कर रही है ना, ओरिजिन सेम है और उनकी चोंच ग्रो कर रही है, और इसको हमने बोला था डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल हमने देखा था कन्वर्जेंट का, जिसके अंदर दो अलग अलग जगह अलग अलग है, ओरिजिन अलग हो गए, है ना, लेकिन उनके अंदर हमने क्या देखा था कि सेम तरह का हो रहा है इवोल्यूशन, कि इधर फ्लाइंग फाइलेंचर बन रहा है, उधर फ्लाइंग स्क्वायरल बन रहा है, लेकिन इनके ओरिजिन दोनों के अलग अलग है। तो ये था हमारा कन्वर्जेंट एडप्टिव रेडिएशन। तीसरे वाले ऑप्शन में देखो, एक समान पूर्वज से विभिन्न स्पीशीज का विकास। जो दूसरा वाला ऑप्शन मैंने कन्वर्जेंट वाला बोला है उसको हम इंडिविजुअल भी देखते हैं, सेंटर में एक गोला बनाते हैं एडप्टिव रेडिएशन का, कि एक ही पूर्वज है, उससे तो एक बन गई वुल्फ बन गया, है ना, एक लोमड़ी बन गई, एक चमगादड़ बन गई, एक गिलहरी बन गई, लेकिन पूर्वज समान है, तो ये है सी आंसर, एक समान पूर्वज विभिन्न स्पीशीज का विकास। ठीक है, ध्यान से इसे प्रश्नों को डील करना है आपको, है ना, एकदम हड़बड़ी नहीं। जो ऐसे बड़े बड़े लिखे हुए हैं ना, जो कुछ तो ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको जो फट आंसर लगाया और आगे बढ़ गए, वहां आपका टाइम सेव हो गया, लेकिन ऐसे बड़े में फट टिक करके आगे मत बढ़ना, थोड़ा सा टाइम ले लेना, ठीक है, और बैलेंस कर लेना, कम छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन के बीच। अगला प्रश्न, एन एग्जांपल ऑफ एक्सिटिव कंजर्वेशन में कौन आता है, यानी जिसको बाहर निकालते हैं, सीड बैंक, वास्कुलर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सीड बैंक आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय संकटापन्न प्रजाति दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, एंडेंजर्ड स्पीशीज डे कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है, मई के तीसरे शुक्रवार को, अगस्त के प्रथम रविवार को, या 14 नवंबर। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे होता है, तो ये पहला और चौथा का आंसर नहीं बनता है। अब बी और सी देखो, बी वाला बोल रहा है मई के तीसरे शुक्रवार को और सी वाला बोल रहा है अगस्त के प्रथम रविवार को। तो आप ध्यान रखना, मई के तीसरे शुक्रवार को, थर्ड फ्राइडे ऑफ मई को राष्ट्रीय संकटापन्न नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे मनाया जाता है, ठीक है। सब पीएनएसटी के क्वेश्चन चल रहे हैं, लाइटली एक भी प्रश्न को नहीं लेना है हमको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने विकास का सिद्धांत दिया? विकास का सिद्धांत दिया है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया है? स्पेंसर ने इवोल्यूशन टर्म दिया है, इवोल्यूशन शब्द दिया है, ठीक है। सिद्धांत डार्विन ने दिया है, डार्विन ने तो सब बताया, आपने स्पेंसर ने अगर सिद्धांत दिया होता तो स्पेंसर की थ्योरी पढ़ते ना हम अच्छी खासी, और हम स्पेंसर का खाली नाम पढ़ते क्योंकि उन्होंने केवल टर्म दिया है। डार्विन इसका आंसर होगा, ठीक है। दिखाया भी है बी आंसर। यदि दूर के जंगल में बांस का पौधा उग रहा है तो उसका पोषी स्तर क्या होगा? ऐसा बोला है, दूर कोई जंगल है वहां पर बांस का पौधा अगर उग रहा है तो उसका क्या ट्रॉपिक लेवल में कौन सा स्थान होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। तो देखो, ओवरऑल बांस का पौधा है तो पौधा ही ना, प्लांट ही ना, तो प्लांट प्रोड्यूसर ही होते हैं और प्रोड्यूसर पहले स्थान पर आते हैं, इसलिए आंसर प्रथम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे जीवधारी जो तापमान की संकीर्ण सीमा को सहन करने में सक्षम होते हैं कहलाते हैं यूरिथर्मल, स्टेनोथर्मल, यूरिहेलाइन, स्टेनोहेलाइन, या तनु रश्मि। आंसर स्टेनोहेलाइन। बताओ आंसर क्या होगा?
यूरीथर्मल, स्टेनोहेलाइन, यूरीहेलाइन, स्टेनोथर्मल। यूरीथर्मल। जो संकीर्ण सीमा को सहन कर सकते हैं वह यूरीथर्मल, और जो व्यापक सीमा को सहन कर सकते हैं वह स्टेनोथर्मल। बस आंसर ए लगा है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक है? सबसे महत्वपूर्ण बोला है। टेम्परेचर, जल, मृदा या प्रकाश? टेम्परेचर। टेम्परेचर। हमने बहुत सारे फैक्टर्स को देखा। हमने टेम्परेचर को देखा, प्रकाश को देखा, जल को देखा, मृदा। ये सारे के सारे बायोटिक फैक्टर्स है ना, जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें पहला वाला कौन सा होता है? टेम्परेचर, तापमान होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीचेस वॉज फर्स्ट गिवन बाय, पारिस्थितिक आला की संकल्पना प्रथम बार प्रदत्त की गई थी अर्नेस्ट हकल द्वारा, जोसेफ ग्रेनल द्वारा, ईपी ओडम द्वारा, आर मिश्रा द्वारा। ये आपको याद रखना है, ध्यान करना, ला चाहो तो लिख भी लेना। इकोलॉजिकल नीचे, इकोलॉजिकल नीच या फिर पारिस्थितिक आला, ये शब्द आला वाला तो पहली बार पढ़ रहे हैं। इकोलॉजिकल नीचेस तो पढ़ा है हमने। इकोलॉजिकल नीच कॉन्सेप्ट सबसे पहले जोसेफ ग्रीनल ने दिया था। किसने दिया है? जोसेफ ग्रीनल ने। इस तरह के पॉइंट आपको लिखने चाहिए साथ साथ में। जोसेफ ग्रीनल, फटाफट डैश लगा के लिख दो। इकोलॉजिकल नीचेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाथों हाथ ही लिखना चाहिए, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जनसंख्या घनत्व में उतार चढ़ाव के लिए उत्तरदायी है? हाथों हाथ लिख दोगे तो आपको ये पीडीएफ में दोबारा नहीं आने पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जनसंख्या घनत्व में उतार चढ़ाव के लिए उत्तरदायी है? मिमिक्री, नेटेलिटी, डिफरेंस या एज स्ट्रक्चर? क्यों, कौन सा फैक्टर जो है वो जनसंख्या या पॉपुलेशन में ऊपर नीचे के कारण बनता है? मिमिक्री बनता है, नेटेलिटी बनता है, डिफरेंस बनता है या फिर एज स्ट्रक्चर? बताओ, आंसर बताओ। एज स्ट्रक्चर। नो, एज स्ट्रक्चर नहीं। मेरी बात सुनो। हम लोग नेटेलिटी, मोर्टिलिटी और उत्प्रवासन, आप्रवासन पढ़ते हैं। इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। इमिग्रेशन अंदर आना, एमिग्रेशन बाहर जाना, है ना। और नेटिलिटी यानी जन्म होना, मोर्टिलिटी यानी मृत्यु होना। अब इन चारों में से तो कौन सा दिया हुआ है आपको पता हो यहाँ पर ऑप्शन में? मिमिक्री तो किसी की कॉपी करना होता है। नेटिलिटी इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। सी वाला देखो, डिफरेंस, अंतर करना। तो अंतर करना का जनसंख्या से क्या संबंध? और एज स्ट्रक्चर तो पिरामिड की बात कर रहा है, उसका भी जनसंख्या से संबंध नहीं है ना। नेटिलिटी, इसलिए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। वन्य जीवों के विलुप्ति होने की ओर ले जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण मानवीय गतिविधि निम्नलिखित में से कौन सी होगी? वन्य जीव की विलुप्ति की तरफ कौन ले जाता है ज्यादा हमको? वन रोपण, आवाजों का विनाश, प्रदूषण स्तर का नियंत्रण, प्राकृतिक आवासों का विनाश, जानवरों का शिकार करना बंद करे। तो ज्यादा सही आंसर कौन सा होगा? प्राकृतिक आवासों का विनाश, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सी वाला आंसर होगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम लुप्त प्राय प्रजातियों की व्यवहार्य सामग्री को कैसे संरक्षित करें? हाउ टू प्रिजर्व वायबल मटेरियल ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। मतलब कि अभी वो जा रहे हैं, वो विलुप्त तो होने वाले, अब हमको संरक्षित करना है, तो कैसे करें? जेनेटिक कोड के द्वारा, ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, जीन बैंक के द्वारा या जीन पूल के द्वारा? बोलो आंसर। जीन बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लायन, भारतीय शेर का प्राकृतिक आवास कौन सा है? दक्षिण घाट, सुंदरबन डेल्टा, गिर वन या हिमालय पर्वत? गिर वन। गिर वन। पहली बात तो एशियाटिक शेर जो है वह गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, गुजरात के अंदर। कौन सा परिरक्षण एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया का उदाहरण है? एलिजा, एलएफटी, सीआरपी, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट? एलिजा आपको ध्यान है ना, लोग या तो एंटीजन को लेते हैं और ऊपर एंटीबॉडी डालते हैं, या फिर एंटीबॉडी लेते हैं ऊपर एंटीजन को डालते हैं। पूरी प्रक्रिया हमको ध्यान है ना। आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पराग कोश के भीतर नर युग्मक उद्भिद का विकास कहलाता है। पराग कोश है, एंथर के अंदर जो मेल गेमिट ग्रो करता है, वो किसका उदाहरण है? एक्स सीटू, इन सीटू, इन विट्रो, ऑल ऑफ दी अबव? इन विट्रो। इन विट्रो। इन विट्रो। इसका आंसर इन सीटू दिया हुआ है। पराग कोश के भीतर नर युग्मकोद्भिद का विकास इन सीटू बताया है। देखो, इन विट्रो वाली बात ये है, इन विट्रो में क्या होता है कि हम लोग बाहर निकालते हैं, बाहर यानी
केमिकली हम लोग कार्य करते हैं, केमिकली फ्यूजन कराने का काम करते हैं, चाहे वो इंसानों के गैमेट्स को फ्यूज करा रहे हैं हम लोग, चाहे वो प्लांट्स के गैमेट्स को फ्यूज करा रहे हैं, है ना। तो ये इन विट्रो इन विवो में ये आता है, ठीक है। लेकिन इसने ये कंडीशन तो दी नहीं कि डेवलपमेंट यहाँ पर के हम बाहर कर रहे हैं, पराग कोश के भीतर नर युग्मोद्भिद का विकास करवा रहे हैं, तो ये इन सीटू में डाला गया है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो इस तरह के क्वेश्चन ही आपके गलत होने चाहिए जिसमें दो आंसर में से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना। देखो ऐसे क्वेश्चन में बाकी वो को एलिमिनेट कर लेना कि एक सीटू गया, इन सीटू के बारे में सोचना चाहिए आपको। इन विट्रो ठीक है, ठीक है, ऑल ऑफ द अबाव तो हो ही नहीं सकता। अब आप दो में फंस गए, इन सीटू इन विट्रो। अब इनमें से कोई भी एक लगाना है आपको, कोई एक तो सही होगा ही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वायुमंडल की निम्न में से कौन सी परत पृथ्वी के सबसे निकट है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर या थर्मोस्फियर? आप लोग जल्दी ट्रोपोस्फियर। चलो पाउडर लगा ट्रोपोस्फियर आप आंसर बता रहे हो। देखो वायुमंडल की निम्न में से कौन सी परत पृथ्वी के सबसे निकट है? मैं सारी परतों के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले ये होता है आपका क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, जिसके अंदर बेड ओजोन मिलता है। सही बोल रही हूँ मैं? जिसके पीछे से आप म्यूट हो जाओ, खुशी म्यूट हो जाओ। हाँ, वायुमंडल की निम्न में से कौन सी परत पृथ्वी की सबसे निकट है? तो सबसे पहली परत जो अर्थ के जस्ट पास में आती है, अर्थ की जो सरफेस होती है ना, उसको बोलते हैं हम लोग स्थलाकृति बोलते हैं। और मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अभी आगे आ जाएगा। चलो पहली वायुमंडल की परत जो है वो ट्रोपोस्फियर होती है, क्षोभ मंडल होती है। उसके ऊपर जो आती है वो स्ट्रेटोस्फियर होती है ना। स्ट्रेटोस्फियर जिसके समताप मंडल जिसमें आपका गुड ओजोन होता है। स्ट्रेटोस्फियर के बाद में आती है आपकी मीजोस्फियर, मीजोस्फियर के बाद में आती है आपकी थर्मोस्फियर, और थर्मोस्फियर के बाद में आती है आपकी एक्सोस्फियर, ठीक है। ट्रोपोस्फियर के अंदर तो आपका बेड ओजोन, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर आपका गुड ओजोन होता है। मीजोस्फियर के अंदर आपके मेट्रोराइट्स होते हैं, उल्का पिंड जो होते हैं ना, वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? मीजोस्फियर के अंदर पाए जाते हैं। थर्मोस्फियर के अंदर आपकी सैटेलाइट्स जो भेजी जाती है यहाँ से, सैटेलाइट जनरली किस जगह होती है? तो वो थर्मोस्फियर में होती है। और जो लास्ट है एक्सोस्फियर, एक्सोस्फियर में आपका पूरा अंतरिक्ष आ जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे सबसे निकट वाली ट्रोपोस्फियर, और जो बातें भी बताइए वो भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरो वाज रिलेटेड टू? रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्लैंक से संबंधित था। मिट्टी की उर्वरता से संबंधित था, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से था, पर्यावरण के संरक्षण से था, या वनीकरण की रोकथाम से था? आंसर बोल दो। पर्यावरण के संरक्षण से। पर्यावरण का अनुरूपी संरचनाओं को कौन दर्शाता है? आप समझ गए हो, एनालोगस जो होमोलोगस के बाद वाला एनालोगस है ना। फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड लेग्स ऑफ हॉर्न। एनालोगस का मतलब जिसका ओरिजिन तो अलग हो लेकिन फंक्शन सेम हो। देखो डॉल्फिन के फ्लिपर्स तैरने के काम आते हैं और घोड़े के पांव तो चलने के काम आते हैं, फंक्शन तो अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ पेंगुइन। बैट यानी चमगादड़ के जो पंख है वो उड़ने के काम में आते हैं, और कबूतर के पंख भी उड़ने के काम आते हैं, फंक्शन सेम है। अभी इस पे विचार करते हैं, अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड। बर्ड और बटरफ्लाई दोनों के पंख जो है उड़ने के काम में आते हैं। तितली के पंख भी उड़ने के काम में आते हैं और पक्षियों के पंख भी उड़ने के काम में आते हैं, फंक्शन सेम है। ओरिजिन या सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। डी ऑप्शन में बोला है कोई भी नहीं, है ना। इसका सही उत्तर है चमगादड़ के पंख और कबूतर के पंख। चमगादड़ के पंख और कबूतर के पंख ज्यादा सही उत्तर इसलिए है क्योंकि आपको पता है चमगादड़ के पंख तो होमोलोगस के एग्जाम्पल में पढ़ते हैं। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, हमारे जो हाथ की अस्थियां हैं वैसी की वैसी अस्थियां चमगादड़ के पंख में मिलती है। हमारा हाथ का और चमगादड़ के पंख का ओरिजिन सेम है, फंक्शन अलग है ना। तो ये पक्के से होमोलोगस का एग्जाम्पल है ना, इसलिए आंसर सी होगा, सॉरी बी होगा, चमगादड़ के पंख और कबूतर के पंख। अगला प्रश्न, वात पुट्टीधर मूल पाई जाती है, निमेटोफोरिक रूट। देखो अब इसमें वाट पुट्टीधर कभी पढ़ा नहीं हमने, निमेटोफोर तो पढ़ा है ना। निमेटोफोरिक रूट किसमें पाई जाती है? मैंग्रोव में, हाइड्रोफाइट्स में, जीरोफाइट्स में या हेलोफाइट्स के अंदर? किसमें पाई जाती है? मैंग्रोव जो दलदली क्षेत्र होता है, मैंग्रोव के अंदर मिलती है। मैंग्रोव इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एनेक्टेड इन द ईयर, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया वर्ष 1936 में, 1972 में, 1991 में, 1980 में। कल ही आया था ये 1972 1972। रिपीटेड न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन, वापिस से आ गया 61 प्रश्न, नहीं ये डबल से आ चुका है, ये पेज को स्किप कर दो, आ जाओ 63 वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। भारत में संकटापन्न पौधे की प्रजाति है, संकटापन्न एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज ऑफ इंडिया इज सेंटालम एल्बम, टेक्टोना ग्रांडिस, एनोना एकामोसा, नीरियम इंडिकम। देखो सभी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किस देश की भाषा बोल रहे हैं हम लोग, लेकिन आपने अपनी जो बायोलॉजी वाली पढ़ने की जर्नी है उसमें सेंटेलम शब्द सुना पढ़ा होगा। सेंटेलम, या फिर आपने अपने रेगुलर लाइफ में एडवर्टाइज देखे हैं, उसमें सैंडल सैंडल करके चंदन के लिए सैंडल शब्द उपयोग होता है और न्यूज में आता है। और आपने अगर वो पुष्पा वाली मूवी देखी है तो उसमें लाल चंदन की महिमा आप सब जान गए हो। तो ये है आपकी एंडेंजर्ड स्पीशीज, संकटापन्न प्रजाति सेंटालम एल्बम। ठीक है, चंदन, लाल चंदन जो है वह यहाँ से विलुप्त होने की कगार पे है। क्यों है विलुप्त होने की कगार पर? ओवर यूज के कारण से। एक्चुअली में जो चंदन रहता है इसकी बहुत ज्यादा कीमत होती है। आपको पता है 1 किलो चंदन की कीमत होती है 12,000 से 20,000 रुपए, केवल 1 किलो चंदन की लकड़ी। आप चंदन का पेड़ बहुत लंबा होता है, चंदन का पेड़ है ना, मूवी में आपने देखा है लंबे लंबे पेड़ रहते हैं, उनको गायब होना रहता है तो वो सब पेड़ पे चढ़ के बैठ जाते हैं, है ना। तो वो इतना लंबा पेड़ होता है, उस लंबे पेड़ में 1 किलो अगर चंदन की लकड़ी देखना है तो आप समझ जाओ इतना ही उसका भाग होगा और 1 किलो चंदन बन जाएगा। और उसका प्राइस कितना है? 12,000 से 20,000। ठीक है, तो वो पूरे पेड़ का प्राइस कितना होगा आप अनुमान लगा सकते हो, आराम से लाखों में जा रहा है ना, लाखों में उसका रेट है। तो और ये ग्रो करने में ज्यादा समय भी नहीं लगता, करीबन 12 साल का टाइम लगता है चंदन के पेड़ को इतना बड़ा होने में, कटने की स्थिति तक पहुंचने में। तो ये ओवर यूज, लालच के कारण से चंदन विलुप्त हो रहा है, सैंटलम एल्बम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्टिकल वेसिकुलर बंडल फाउंड इन क्या है, निक्टेथियस के तने में कॉर्टिकल संवहन मंडल पाए जाते हैं जो प्रदर्शित करते हैं। ये चलो ये क्वेश्चन अपना नहीं है, वैसे इसका आंसर इनवर्स ओरिएंटेशन है। निम्नलिखित में से कौन प्रति व्यक्ति आय में कमी का मुख्य कारण है? ऐसा बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति की आय जो है वो कम हो रही है ना, आजकल की प्रॉब्लम है कि आय ही कम है। तो आय कम होने का कारण क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि के कारण। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जितना प्रोडक्ट है वो ज्यादा बन रहा है इसलिए आय में कमी है, ज्यादा बनता तो आय बढ़ती ना, तो ये तो नहीं हो सकता। जनसंख्या विस्फोट के कारण, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है जिसके कारण से ऐसा हो रहा है। ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। विस्फोट के अगला ऑप्शन पढ़ो, कंफ्यूज हो गए, जनसंख्या वृद्धि के कारण। और नेक्स्ट बोल रहा है आय के समान वितरण के कारण। अब 2 ऑप्शन बन गए, जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या वृद्धि। आज के जो अपन सिनेरियो को देखें, अभी आय कम ही चल रही है पर जनसंख्या विस्फोटक है क्या? हम लोग रहने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं क्या? हमको जगह ही नहीं मिल रही रहने के लिए, या हम लोग खाने के लिए लड़ रहे हैं, हमको खाना ही नहीं मिल रहा है? इसी स्थिति में तो नहीं आए ना हम लोग, विस्फोटक रूप नहीं लिया है जनसंख्या ने, जनसंख्या बढ़ी हुई जरूर हो। अगर आपने केवल सेकंड ऑप्शन देख के आंसर टिक कर लिया और आगे बढ़ गया, गलत हो गया, है ना। तो ऑप्शन एक बार सरसरी निगाहों से, अगर आपको लग भी रहा है कि ये आंसर है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूं, फिर भी आपको सरसरी निगाहों से सारे ऑप्शंस देखने चाहिए, नहीं तो यहाँ गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन से आपको ये सीख मिलती है, जनसंख्या वृद्धि के कारण इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत की किस झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान? ये बिल्कुल हमारे लिए नया है और इसका आंसर है लोकतक लेक। बी आंसर दे रखा है लोकतक लेक, लिख लेना आप लोग। पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया की जो झील है वो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, विश्व का एकमात्र। तो आप ऐसा लिखो, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान डैश लगा के लिखना, लोकतक झील या लोकतक लेक ब्रैकेट में लिखना, नॉर्थ इंडिया, सॉरी नॉर्थ नहीं, ईस्ट इंडिया, पूर्वोत्तर भारत। अगला प्रश्न, व्हाट इज द नेचुरल हैबिटेट अंडर इन सिटू कंजर्वेशन कॉल्ड? स्वस्थानी संरक्षण के अंतर्गत प्राकृतिक आवासों को क्या कहा जाता है? डिग्रेडेड एरिया, डिस्ट्रॉयड एरिया, डिफॉरेस्टेड एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया। अवक्रमित क्षेत्र, नष्ट क्षेत्र, वनाच्छादित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र। संरक्षित क्षेत्र कहते हैं ना, इन सिटू पर्टिकुलर एरिया वहीं के वहीं, तो संरक्षित क्षेत्र डी आंसर होगा इसका। किसी श्रेणी की प्रजातियों को अधिकतम प्राथमिकता की आवश्यकता है?
किसी श्रेणी के प्रजातियों को अधिकतम प्राथमिकता की आवश्यकता है। विच कैटेगरी ऑफ स्पीशीज रिक्वायर्ड मैक्सिमम प्रायोरिटी? रेयर, वल्नरेबल या एंडेंजर्ड? हमको लगता है रेयर जो है उसको कंजर्व कर लो, नहीं, जो एंडेंजर्ड है, विलुप्त प्राय है, बहुत सारी प्रजातियां, हमने जब पढ़ा है ये चैप्टर तो हमने देखा है इसमें बहुत सारी प्रजातियां एंडेंजर्ड में आ रही है, एंडेंजर्ड में ज्यादा प्रजातियां हैं, यानी विलुप्त होने वाली, कुछ कर लो तो बच जाएगी, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। एक तो हो गया कि विलुप्त हो गया, अब खत्म ही हो गया, और उसको बचाने के लिए जा रहे हैं, उसको बचाने जाएंगे तो पीछे इतने सारे जो होने वाले हैं विलुप्त, वो विलुप्त हो जाएंगे ना, इसलिए पहली प्रायोरिटी दी जाती है विलुप्त प्राय एंडेंजर्ड को। अगला प्रश्न देखो, पृथ्वी की बाहरी ठोस परत कहलाती है हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर? चलो अपने जनरल नॉलेज के बेसिस पे इसका आंसर दो। थोड़ी सी बात तो मैंने अभी आपको समझाई दी थी, ए बी सी, क्या आंसर होगा? बी वाला। संताप मंडल, स्थल और मंडल, कोई? स्थलमंडल सही आंसर है। अब बात बोल रही थी ना कि अरे ट्रोपोस क्या बोलते हैं उसकी सरफेस को, यही बोलते हैं, है ना, लिथोस्फीयर बोलते हैं, यानी जो पृथ्वी की सतह है, सरफेस है, सरफेस वाले एरिया को बोलते हैं लिथोस्फीयर। और उसमें जो पानी वाला एरिया, देखो पूरा अर्थ है ना पानी, आप ऊपर से ग्लोब को देखो, कहीं तो सरफेस है कहीं पानी, जो सरफेस वाले एरिया को बोलते हैं लिथोस्फीयर, पानी वाले एरिया को बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, जिसमें पानी हो हाइड्रोस्फीयर, इसमें स्थल है वो लिथोस्फीयर, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा पृथ्वी की बाहरी ठोस परत, तो ठोस परत कौन सी है? लिथोस्फीयर, स्थल मंडल है। समताप मंडल और मीजोस्फीयर क्यों नहीं है? समताप मंडल तो वायुमंडल में हवा में है ना यार, उसमें ओजोन लेयर बन रही है, वो भी गैसेस की बनी हुई है ओजोन लेयर तो। और तो यहाँ पर कोई सरफेस थोड़ी है, कोई सॉलिड थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि छतरी लेके थोड़ी बैठी है अपनी अर्थ, छतरी ठोस छतरी है, ओजोन को छतरी बोलते हैं, लेकिन वो गैसेस की छतरी है, ठीक है, सॉलिड छतरी नहीं है। मीजोस्फीयर तो नहीं होगा। अगला प्रश्न देखो, सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज, एक परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, सन, एटीपी, शुगर मेड बाय ग्रीन प्लांट, क्या होगा? यही आंसर। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? वनों की कटाई, समुद्र के स्तर में कमी, कचरा बर्बादी, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? वनों की कटाई, वनों की कटाई। बहुत तेजी से गलत उत्तर दे दिए हैं आपने, है ना। इसका सही उत्तर है समुद्र के स्तर में वृद्धि। कारण सुनो कि ये क्यों है और वो ऊपर वाले क्यों नहीं है। पहली बात, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? अब सारे ऑप्शन लगभग मैच खा रहे हैं। वनों की कटाई अगर हो रही है, कटाई अगर हो गई, वन कम हो गए, तो वन जो है CO2 को एब्जॉर्व करते हैं, CO2 एब्जॉर्व कम होगी तो CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, मात्रा बढ़ गई तो ग्रीन हाउस हो जाएगा या ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, है ना। तो ये बनता है आंसर। दूसरा बोल रहा है प्रभाव की बात हो रही है ना, तो आप ध्यान देना ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग? एल नीनो इफेक्ट, ला नीनो इफेक्ट, है ना, ग्लेशियर का पिघलना, ग्लेशियर अगर पिघल गए समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा, कम वर्षा वाले क्षेत्र में अधिक वर्षा होगी, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कम वर्षा होगी, मुंबई पूरी की पूरी पानी से ढक जाएगी, ये बात हम कर चुके हैं। तो समुद्र है ना, मुंबई के किनारे क्या है? समुद्र है। और ऐसा बोला जाता है कि ऐसे ही अगर गर्मी बढ़ती रही तो वो जो पानी है ना, पूरा समुद्र मुंबई शहर को घेर लेगा पूरी तरीके से और मुंबई पूरी पानी में डूब जाएगी। आगे ये भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी क्या है, ऐसा होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है। तो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव ध्यान रखो, ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, एल नीनो इफेक्ट होना, ला नीनो इफेक्ट होना, ये सारा है ना, इसलिए समुद्र स्तर में वृद्धि। वनों की कटाई क्यों नहीं है, आप आंसर समझिए कि क्वेश्चन सीधा सीधा है। अगला प्रश्न देखो, ठीक है, इतना तेजी से उत्तर देने में आपका तीसरा चौथा क्वेश्चन आ गया है जो सिली मिस्टेक में गलत हो जाता। सब PNST के प्रश्न चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का पेपर चल रहा है। ऐसे घटक जो पृथ्वी की सतह के रूप एवं व्यवहार में संबंध दर्शाते हैं वह कहलाते हैं ट्रोपोग्राफिक, एडेफिक, बायोटिक। देखो अभी मैंने ट्रोपो वर्ड इस्तेमाल किया था ना, लिथोस्फीयर को ट्रोपोस्फीयर या टोपोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है। ट्रोपो ध्यान देना, हाँ, स्थलाकृति, मृदुदी कारक, जैविक या जलवायु। ऐसे घटक जो पृथ्वी की सतह के रूप एवं व्यवहार को दर्शाते हैं। आंसर बोलो। स्थलाकृति, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, हाँ ठीक है। अगला प्रश्न कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम आर, पारिस्थितिकी घटक है, प्लांट एंड एनिमल, एयर एंड लाइट, वाटर एंड सॉइल, बायोटिक एंड एबायोटिक।
बायोटिक में ध्यान से, आई एम वार्निंग वार्निंग दे रही हूँ आपको, ध्यान से आंसर दो। जैविक एवं अजैविक। जैविक एवं जैविक और वाला जैविक अजैविक। एवं हाँ हाँ हाँ, जैविक और अजैविक कारक में आपका प्लांट एनिमल आ गए, एयर लाइट भी आ गया, वाटर सॉइल भी आ गया, सब कुछ आ गया, है ना। तो बायोटिक है, नहीं बायोटिक आंसर होगा। अगला, इसमें भी जल्दबाजी में आंसर देते तो गलत हो जाता। अगला प्रश्न, अब जो प्रश्न है वो आपके PVFT से निकाले हैं, है ना, वेटनरी फिशरी टेस्ट से। ऐसा मत समझना कि अब फालतू बातें चल रही बाहर निकल जाओ, नहीं, इसमें है ना आपके बायोटेक्नोलॉजी वाले और वो वाले प्रश्न बहुत ज्यादा मिलेंगे। जो हमने PNST के पूरे इतने सारे पेपर कर लिए हम लोग, बायोटेक्नोलॉजी कहीं पे भी प्रश्न नहीं आए, बायोटेक्नोलॉजी के बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, लेकिन अब आने की संभावना है। प्रतिबंधन एंजाइमों का उपयोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग ब्लैंक प्रयोगों में किया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्रयोग किस में किया जाता है? वायरल डीएनए में, बैक्टीरियल डीएनए में, यूकेरियोटिक डीएनए में, या फिर इनमें से किसी भी प्रकार के डीएनए में? फर्स्ट वाले वायरल। बेटा जी, थोड़ा सा दिमाग से सोचो। ई कोलाई कौन था? बैक्टीरिया था, है ना। हीमोग्लोबिन बना रहे तो वो कौन था? बैक्टीरिया सेकेंड था। में तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया से निकाला गया है ना। सारे आप इको R1 R5 बोल रहे हो, तो हाँ मैम इस्चीरियोकोलाई कौन सेकेंड। है? बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरियल डीएनए। ठीक है, वायरल डीएनए नहीं होगा, बैक्टीरियल डीएनए होगा। आंसर बी होगा। अगला प्रश्न, व्हाट डज द हीट शॉक टेक्निक मीन फॉर द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन? जीवाणु परिवर्तन के लिए हीट शॉक टेक्निक का अर्थ क्या है? हीट शॉक टेक्निक सबके दिमाग में आ गई होगी ना। ऑप्शन बढ़ते हैं। कोशिका भित्ति से डीएनए का बंधन कराता है हीट शॉक टेक्निक। झिल्ली परिवहन प्रोटीन के माध्यम से डीएनए का अवशोषण कराता है। जीवाणु कोशिका भित्ति में क्षणिक छिद्रों के माध्यम से डीएनए का अवशोषण कराता है। एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन की अभिव्यक्ति कराता है। क्या आंसर होगा इसका? ABCD। बी वाला। इसका आंसर कोई बी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है। इसका सही आंसर है, जीवाणु कोशिका भित्ति में क्षणिक छिद्रों के माध्यम से डीएनए का अवशोषण कराता है। मेरी बात सुनो, हीट शॉक मेथड, ये जो सारी मेथड्स हम किस लिए, क्या हमने ना प्लाज्मिड डीएनए तैयार कर लिया, प्लाज्मिड डीएनए के हम अंदर हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डाल दिया, बहुत सारी कॉपी भी बना ली। अब हमारा अगला टास्क है कि उसको हमको होस्ट के अंदर ट्रांसफर करना है ना। यहाँ पर बैक्टीरिया बोला है कि हमको अब अगले बैक्टीरिया में या होस्ट के अंदर डालना है। तो वो डालने के लिए अलग अलग प्रक्रियाओं के बारे में बात की थी हमने। उसमें से एक मेथड थी हीट शॉक मेथड। हीट शॉक में हम लोग क्या करते हैं कि बैक्टीरिया सेल को रखा, उसके पास में आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को रखा, और जीन ऑफ इंटरेस्ट को रखा और आपने एकदम तेजी से हीट दिया, उसको एकदम हीट दिया और फिर हीट को बंद कर दिया। तो ऐसे हीट शॉक देने पर क्या होता है, जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर क्या बन जाते हैं, पोर्स बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं। फिर उस छिद्र के अंदर से जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो अंदर चला जाता है ना। यही तो प्रक्रिया थी। सी आंसर होगा, छिद्रों के द्वारा अंदर गया। प्रतिबंधात्मक एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा की गई? स्मिथ और नाथन, बैगर, वैक्समैन, फ्लेमिंग। आंसर बताओ। वैसे आपका आंसर ज्यादा आपके दिमाग में होगा, हर्बर्ट बोयर ने की थी, है ना। बोयर आपके दिमाग में चल रहा होगा, बोयर ऑप्शन में नहीं मिला। लेकिन जब आप ये लोग ये चैप्टर पढ़ते हो ना, तो स्मिथ और नाथन का भी बारे में बताया जाता है, और इसका सही आंसर है स्मिथ और नाथन ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की खोज की थी। अगला प्रश्न ध्यान रखना, एक आशाजनक ट्रांसजेनिक फसल, प्रोमिसिंग ट्रांसजेनिक क्रॉप सुनहरा चावल है। जब इसकी खेती की जाती है तो यह ब्लैंक को उगने में मदद करेगा। आई लाइसिन कंटेंट, उच्च विटामिन ए सामग्री। बिल्कुल, क्या आंसर होगा इसका? डी वाला। उच्च विटामिन ए सामग्री। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। ब्लैंक के स्तर पर जीन एक्सप्रेशन, जीन अभिव्यक्ति का मुख्य नियमन होता है। ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, या नन ऑफ द अबव ऑप्शन। देखो मेरी बात, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन बना, प्रोटीन से आरएनए का निर्माण होता है ना। तो यहाँ पर जीन का एक्सप्रेशन कराने का जो प्रक्रिया होती है उसी को तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसका आंसर ट्रांसक्रिप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैम आरएनए पुनर्योजित
मैम डीएनए से तो आरएनए बनता है, उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। बनता है। और फिर आरएनए क्या बनाता है? आरएनए प्रोटीन। प्रोटीन बनाता है। आरएनए प्रोटीन बनाता है, मैंने उल्टा बोल दिया। ब्लैंक के स्तर पर जीन अभिव्यक्ति का मुख्य नियम है। अच्छा, प्रोटीन क्या होता है? जो आरएनए ने जो प्रोटीन बनाया वो क्या होता है? वो अलग अलग इंफॉर्मेशन के अनुसार वो प्रोटीन बनता है ना? कि जैसे कि आपका एमिनो एसिड ले लो कि यहाँ पर वेलिन होना चाहिए, यहाँ पर ट्रिप्टोफैन होना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन उस प्रोटीन के अंदर होती है। तो एक्सप्रेशन करने का काम ही हो रहा है ना ट्रांसक्रिप्शन में। आपके पास कोई और दूसरा आंसर है क्या इसमें से? ट्रांसलेशन तो रूपांतरित करना होता है, रेप्लिकेशन तो मल्टीप्लाई करने की प्रक्रिया होती है, प्रतिलिपि भी मल्टीप्लाई करने की प्रक्रिया होती है ना? इसलिए इसका आंसर ट्रांसक्रिप्शन होगा। अगला प्रश्न देखो। पुनर्योजी डीएनए तकनीक द्वारा विदेशी जीन से बने जानवरों को क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसपेरेंट एनिमल, इन्फेक्टेड एनिमल, बीटी एनिमल। आंसर बताओ। फर्स्ट वाला। ट्रांसजेनिक नेक्स्ट ट्रांसजेनिक निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एकल कोशिका वाले जीवों द्वारा नहीं किया जाता है? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन या न्यूरल कोऑर्डिनेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एकल कोशिका जीवों द्वारा नहीं किया जाता है? न्यूरल कोऑर्डिनेशन। डी डी वाला। ऊपर आ रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एकल कोशिका वाले जीवों द्वारा नहीं किया जाता है? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन या न्यूरल कोऑर्डिनेशन। आंसर डी है इसका। उनके पास दिमाग नहीं होता, दिमाग हमारे पास होता है ना। हम लोग रिएक्शन दे सकते हैं, रिएक्शन केवल इंसानों के पास ही देने का होता है या एनिमल्स के पास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। एंटीबायोटिक, चल गया मेरी आवाज यहाँ से तो आ रही ना। एंटीबायोटिक दवाओं से पहले पहला वाणिज्यिक उपलब्ध जीवाणु रोधी उत्पाद कौन सा था? पेनिसिलिन। सुनो, देखो हड़बड़ी कर दी ना। क्वेश्चन देखो, एंटीबायोटिक दवाओं से पहले, एंटीबायोटिक ही तो पेनिसिलिन, पहला एंटीबायोटिक नहीं पूछा आपका, पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है। क्वेश्चन पढ़ो ना। एंटीबायोटिक दवाओं से पहले पहला वाणिज्यिक उपलब्ध जीवाणु रोधी मैम उत्पाद कौन सा? 59 का आंसर क्या है? 59 का आंसर न्यूरल कोऑर्डिनेशन है, तंत्रिका समन्वय है। मतलब जैसे कि हमको चुमटी काटी किसी ने तो हमारा हाथ दूर ले जाता है, या हमारा हाथ जल जाता है तो हम रिएक्शन में हमारा हाथ पीछे जाता है। ठीक है, लेकिन दूसरे बहुत सारे जीवों के साथ ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ हमारे पास ही होता है। कौन सा कार्य एकल कोशिका? अब एकल सिंगल सेल वाले को इमेजिन करो, क्लेमाइडोमोनास को इमेजिन करो। एक सेल वाला होता है क्लेमाइडोमोनास, और वो सेल को रखा आपने, लाइटर लगा लिया वो और उससे जला रहे हो, वो कुछ रिएक्शन कर पाएगा? उसके बदले उछल के दूसरी जगह चला जाता हूँ मैं, कोई जलाने के लिए आ गए क्रूर लोग, तो उछल के जाएगी क्या सेल? नहीं जाएगी ना, क्योंकि उसके पास न्यूरल कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसलिए आंसर डी होगा। अगला प्रश्न। हाँ, ऐसा इस क्वेश्चन के अंदर बोला है कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हम लोग बैक्टीरिया के विरोध में करते हैं। जब एंटीबायोटिक नहीं थी तब भी तो आप लोग बैक्टीरियल डिजीज से संक्रमित होते थे, तब क्या करते थे? तो तब इसका प्रोटोसिल का इस्तेमाल किया जाता था। बस सीधा आंसर है, याद रखना। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक आने के पहले प्रोटोसिल का इस्तेमाल किया जाता था। और हड़बड़ी में उत्तर दोगे तो पेनिसिलिन आंसर लगा दोगे, हड़बड़ी नहीं करना है और धीरे भी नहीं करना है। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी, टाइमर लगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगला प्रश्न। दूसरा महत्वपूर्ण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान क्षेत्र क्या लाभ प्रदान करता है? दूसरा महत्वपूर्ण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान क्षेत्र क्या लाभ प्रदान करता है? ऑप्टिमम कंडीशन फॉर कैटलिस्ट, उत्प्रेरक के इष्टतम स्थितियां, उत्प्रेरक का शुद्ध रूप, उत्प्रेरक का शुद्ध रूप, उत्पादों की शुद्धि। यानी एक मुख्य कार्य तो होता है कि हमको जो आवश्यक उत्पाद चाहिए वो आ जाते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। दूसरा क्या कार्य होता है? जो दूसरा इसका कार्य है वो है उत्प्रेरक के लिए इष्टतम स्थितियां प्रदान करना। आंसर इसका ए है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न। विकासवाद के पूरा पाषाणकालीन साक्ष्य पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में क्या शामिल है? भ्रूण का विकास, समरूप अंग, फॉसिल्स या अनुरूप अंग। आंसर बोलो। फॉसिल्स। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसके प्रदूषण से मिनी मात्रा हो जाता है? लेड, सीसा, मरकरी पारा, HNO3 या DDT। आंसर बोलो। मिनी मात्रा दीजिए।
मरकरी। मरकरी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वायुमंडलीय परत में ओजोन ढाल होती है? ट्रोपोस्फियर, एक्सोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर। बिल्कुल आंसर दे दो। स्ट्रेटोस्फियर। अगला प्रश्न, सीपीसीबी में कितने औद्योगिक उपश्रेणियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रदूषणकारी पाया गया है? ये आंसर आपको ध्यान रखना, हमें नहीं आता है ये। हाउ मेनी इंडस्ट्रियल सब कैटेगरीज हैव सीपीसीबी फाउंड टू बी सिग्निफिकेंटली पॉल्यूटिंग? पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है सीपीसीबी। कितने औद्योगिक उपश्रेणी को महत्वपूर्ण रूप से प्रदूषणकारी, यानी पूरा सर्वे होता है ना कि इतने इतने फैक्ट्रियां चल रही है तो वहां से इस प्रकार का धुआं निकल रहा है, इस प्रकार के मेटल्स एक्सक्रीट हो रहे हैं नेचुरल रिसोर्स में, तो वहां पर बहुत ज्यादा प्रदूषणकारी कितने पाए गए पूरे इंडिया में? 17। कितने? 17। अगला प्रश्न, आंसर 17 है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत पारंपरिक है? सन, विंड, सूखा गोबर या ज्वार? पारंपरिक पूछा है। अगर मेन रिसोर्स पूछेंगे ऊर्जा का तो सन लगाएंगे हम लोग, है ना। इसने बोला पारंपरिक है तो इससे ऊर्जा मतलब ये मीथेन की बात कर रहा है। मीथेन भी तो ऊर्जा का स्रोत हुआ, आग जलाई जाती है ना उससे। तो हमारा आंसर क्या होगा? सूखा गोबर। सेम पेपर में यही क्वेश्चन दोबारा आ जाएगा। अभी इस अगले क्वेश्चन को देखो, समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन युक्त रसायनों के स्रोत क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड? आंसर बोलो। समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन युक्त रसायनों का क्या स्रोत है? CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा दावा सत्य है? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है, सही है बताना है। ज्वार ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। सूर्य ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। पवन ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। सूखा गोबर ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। आंसर बताओ। डी वाला। अब अगर अपन नए जा रहे हैं और ये क्वेश्चन पहली बार सामने हो रहे तो 2 प्रश्न गलत हो जा रहे हैं इसमें, है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर डी, सूखा गोबर ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग करके बनाए गए डीएनए टुकड़े को अलग कैसे किया जाता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से, डेंसिटी ग्रेडियंट कंट्रीफ्यूगेशन से, या ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन? आंसर बोलो। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल। अगला प्रश्न देखना, एक पीसीआर प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कदम टेक पॉलीमरेज द्वारा उत्प्रेरित होता है? आंसर आप ही को देना है। Denaturation of template DNA, annealing of primers to template DNA, extension of primer end on the template DNA, all of the given options. टेम्पलेट डीएनए का विश्लेषण, टेम्पलेट डीएनए को टेम्पलेट करने के लिए प्राइमरों की एनिलिंग, या टेम्पलेट डीएनए का प्राइमर अंत डी पर वाला उपरोक्त सभी। डी वाला सभी। अच्छा मुझे बताओ, टेक पॉलीमरेज को एरो पे हमने कहाँ लिखा है? थर्ड 3 वाली प्रक्रिया होती है पॉलीमरेज चेन की। डीनेचुरेशन, दूसरी होती है एनिलिंग, दूसरी होती है एनिलिन। तीसरी तापानुशीतल होती है मैम, तापानुशीतल। तीसरी होती है एक्सटेंशन। ठीक है, जो दूसरी वाली प्रक्रिया होती है उसके अंदर टेक पॉलीमरेज का मतलब यहाँ पर आपको आंसर है सी वाला, है ना। एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स एंड ऑफ द टेम्पलेट डीएनए, जो एक्सटेंशन की प्रक्रिया रहती है उसके अंदर टेक पॉलीमरेज का इस्तेमाल होता है ना। अगला प्रश्न देखो, मेरी प्लानिंग सुनो अभी बीच में कल के लिए। बायोटेक्नोलॉजी का थोड़ा रिवीजन करेंगे हम लोग चैप्टर का, उससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन करेंगे और बचे हुए क्लास के आधे पार्ट में यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे मिक्स वाली, जैसे अभी कर रहे हैं। क्या ये ठीक है? आप लोग सब एग्री करते हैं? यस मैम। यस यस मैम। यस मैम। तो इसमें आप बोर भी नहीं होंगे कि भाई ये तो पूरा ही वो चल रहा है, रिवीजन चलने लगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी सारे ही एक साथ वाली, और थोड़ा थोड़ा कवर करके हम लोग दोनों चैप्टर को खत्म कर देंगे बायोटेक्नोलॉजी के दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वर्गीस कुरियन को, नेपोलियन नॉर्मन को, किसको दिया जाता है?
1 ई Normal डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द की गोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर? कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य लक्ष्य क्या है? बीज संख्या को कम करने के लिए, पौधों की कीट प्रतिरोधी किस्म का उत्पादन करने के लिए, फास्फोरस नाइट्रोजन उत्पादन बढ़ाने के लिए, पौधों की संख्या को कम करने के लिए। आंसर बोलो। बी सेकेंड वाला। बी वाला बी। पौधों की कीट प्रतिरोधी किस्म का उत्पादन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। किस प्रकार का जीवाणु बीटी विष उत्पन्न करता है? बैसिलस तुरिंजिएंसिस, बैसिलस एंथ्रासिस, बैसिलस थर्मोफिलस, बैसिलस फर्स्ट वाला। तुरिंजिएंसिस। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रयोग में प्रारंभिक पृथ्वी पर कथित रूप से विद्यमान परिस्थितियों की नकल की है? हर्षिचेस के एक्सपेरिमेंट में, गीगर मार्टसन प्रयोग में, मिलर यूरे प्रयोग में, या शी हेलियन प्रयोग में? किसमें? मिलर यूरे। मिलर। ये अर्ली अर्थ वाला एटमॉस्फेयर मिलर और यूरे के एक्सपेरिमेंट में आया था। सी आंसर होगा। अगला प्रश्न। लेमार्कवाद किस स्थिति की व्याख्या करता है? जिराफों को उनकी लंबी गर्दन कैसे मिली? मनुष्य ने अपनी पूंछ कैसे खो दी? मनुष्य कैसे द्विपाद बन गए? दिए गए सभी विकल्प। ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ सभी विकल्प। बी वाला। सभी विकल्प। अगला प्रश्न। विश्व में पहला टीका किसके द्वारा खोजा गया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, टीम हंट, जेम्स डी वॉटसन? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन चिकित्सा का प्रयोग पहली बार किस रोग के विरुद्ध किया गया था? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ऑटो इम्यून लिम्फोप्रोलिफरेटिक सिंड्रोम? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला। जिसने फर्स्ट दिया है उसने जल्दबाजी कर दी। हम फर्स्ट सेकेंड वाला। वाले का फुल फॉर्म है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म है एड्स। जीन चिकित्सा का एड्स से क्या संबंध? कोई संबंध नहीं है। दूसरा वाला सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी, एडी एडीएच। एडीएचडी डेफिशिएंसी है ना। एडिनोसिन डाइएमिनेज एक प्रकार का एंजाइम होता है ना। जो बोन मेरो के अंदर पाया जाता है, आपकी अस्थि मज्जा में पाया जाता है, और इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। जो बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट को बनाने के लिए जो एंजाइम जो प्रेरित करने का कार्य करता है वो एंजाइम होता है एडीए, और एडीए ही गायब हो जाएगा तो आपकी बी और टी लिम्फोसाइट ही नहीं बनेगी, यानी आपकी एंटीबॉडीज बनी नहीं पाएगी। ये सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी आपने नोट पे लिख रखा है, तो आपके दिमाग पे धूल जम चुकी है इसका मतलब इस चैप्टर से। अगला प्रश्न देखो जो हम हटाएंगे। ट्रांसजेनिक जीवों के कारण सामान्य जीवों के लिए किसी भी बायोहैजार्ड को रोकने के लिए विभिन्न रोकथाम के उपयोग क्या है? बायोरिएक्टर, बायोपेटेंट, बायोपॉलीमर, बायोसेफ्ट। ऐसा बोल रहे हैं कि बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी परेशानी, हैजार्ड का मतलब होता है परेशानी आ गई है, तो उसके रोकने के लिए हम क्या करेंगे? बायोरिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे, बायोपेटेंट करेंगे, बायोपॉलीमर करेंगे, या बायोसेफ्टी करेंगे? आंसर सीधा है इसका, सोचना नहीं ज्यादा। बायोसेफ्टी करेंगे ना, बचाएंगे। अगला प्रश्न। एक कोशिका से एक पूरा नया पौधा उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहते हैं? आंसर दे दो सीधा। टोटिपोटेंसी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कौन सा मुक्त जीवित जीवाणु वायुजीवी अवस्था में नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करता है? विच लिविंग बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन अंडर एरोबिक कंडीशन? मतलब बाकी के सारे ऑप्शन एनएरोबिक वाले दिए होंगे ना आपको, फिर ऑप्शन पढ़ते हैं। रोडोस्पाइरम, एजिटोबैक्टर, एक्टिनोमाइसीस, क्लोस्ट्रिडियम। बताओ कौन सा आंसर? एजिटोबैक्टर सही। बी एजिटोबैक्टर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक चयन के लिए कौन सा फिटनेस डार्विन द्वारा संदर्भित है? प्राकृतिक चयन के लिए कौन सा फिटनेस डार्विन द्वारा संदर्भित है? जैव भौगोलिक फिटनेस, हेल्थ फिटनेस, शारीरिक फिटनेस, प्रजनन फिटनेस। डार्विन कौन सी फिटनेस की बात करते हैं? रिप्रोडक्टिव फिटनेस। रिप्रोडक्टिव फिटनेस, प्रजनन फिटनेस इसका डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। which one is correct equation of हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल? डायरेक्ट आंसर बता दो। फर्स्ट। फर्स्ट देखो दो इक्वेशन बनती है।
पहला P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, फिर उसका द्विपद रूप लेते हैं, बाइनोमियल इक्वेशन में बनाते हैं, तो P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1। तो ये आपको ये वाला दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली यूज इन द वेक्टर। अच्छा, निम्न में से किसका प्रयोग प्रायः आनुवंशिक अभियांत्रिकी में वाहक के रूप में किया जाता है? PBr322, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना या एनाफिलिस, सॉरी। आंसर बता। D2। PBr322 ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव वायवीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? नॉस्टॉक, इकोलाई, पीपीएलओ या ट्यूमिफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। नॉस्टॉक आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिरेंटोलॉजी विज्ञान की शाखा इनमें से किससे संबंधित है? रीजनरेशन, पुनर्जनन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या एजिंग? जीन। एजिंग से एजिंग। रिलेटेड है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लिंगानुपात कैसे मापा जाता है? स्त्रियों की संख्या प्रति 1000 पुरुषों में, पुरुषों की संख्या प्रति 1000 स्त्रियों में, लड़कों की संख्या प्रति 100 लड़कियों में, लड़कियों की संख्या प्रति 100 लड़कों में। फर्स्ट वन। 1000 पुरुष कर देते हैं, उस पे कितनी स्त्रियां हैं उसको, और इसका जो डाटा हुआ ना उसमें 900 स्त्रियां ही पाई गई है 1000 पुरुषों के ऊपर, यानी फीमेल जो है वो कम है, मेल ज्यादा है। ठीक है। केरला के अंदर ये हुआ था, वो देखा गया था, सर्वे हुआ था, उसमें पाया गया कि प्रति 1000 पुरुषों पर 900 महिलाएं ही हैं, महिलाओं की संख्या कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुनर्योजी डीएनए तकनीक के द्वारा सबसे प्रथम कौन सा वैक्सीन बनाया गया? एडिनो वायरस वैक्सीन, कैनरी पॉक्स वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन, रिकॉम्बिन वैक्स एचबी। देखो आंसर डी है, क्योंकि ऐसा कोई वैक्सीन का नाम तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन रिकॉम्बिनेशन प्रक्रिया का इस्तेमाल हुआ है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है, इसलिए आंसर डी है, वहां से नाम बनाया गया है रिकॉम्बिनेज वैक्स एचबी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुगत रोग को किस तकनीक से ठीक किया जा सकता है? क्लोनिंग के द्वारा, सिलेक्टेबल मार्कर के द्वारा, माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा, जीन थेरेपी के द्वारा? आंसर बोलो। जीन थेरेपी। जैसे कि इम्यूनोडेफिशिएंसी एडीए की कमी है ना, तो वो भी आपका जेनेटिक डिजीज बन जाता है, वेरिएशन मतलब वंशागत आगे बढ़ता है, तो जीन थेरेपी से उसको ठीक किया जा सकता है। अगला प्रश्न, यानी एम्ब्रियो वाली स्टेज में ही पता कर लो और ठीक कर दो उसको। जैसे कि पता होता है ना जेनेटिक डिजीज है, तो पता होता है पेरेंट्स को कि हमें ये बीमारी है, हो सकता है कि हमारे बच्चे में भी आए, तो जब वो भ्रूणी अवस्था में होता है तभी इन चीजों की जांच कर ली जाती है, क्योंकि एक शंका है और शंका को वहीं क्लियर कर देगा, अगर डिजीज है तो वहीं के वहीं उसका इलाज हो जाता है। इन विच कंडीशन बीटी टॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म? किस स्थिति में बीटी टॉक्सिन सक्रिय रूप में बड़ी? एसिडिक पीएच, बेसिक पीएच, न्यूट्रल पीएच या क्या क्या बोलते हैं? एल्कलाइन। उच्च तापमान। डी वाला आंसर होगा इसका, क्षारीय पीएच। अगला प्रश्न, फ्रीज चीज में बड़े बड़े छिद्र दिखाई देते हैं, इसके पीछे कौन सा कारण है? देखो ये माइक्रोब वाला में तो एक प्रश्न मिला इतने सारे में से। नाइट्रोजन प्रोडक्शन, नाइट्रोजन उत्पादन, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन, हाइड्रोजन उत्पादन, सल्फर डाइऑक्साइड उत्पादन। आंसर बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन। कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन। योगर्ट इज मेड फ्रॉम विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म? दही का निर्माण किस सूक्ष्म जीव से होता है? बेसिलस। Saccharomyces cerevisiae, Clostridium, Lactobacillus vulgaris, Clostridium, Streptococcus thermophilus, Clostridium, Lactobacillus vulgaris, Streptococcus thermophilus। आंसर ABCD में से कौन सा होगा? डी। डी वाला आंसर है। देखो ए वाले में क्लॉस्ट्रिडियम दिया है और सैकरोमाइसिस सेरेविसिस तो वैसे भी नहीं है। बी वाले में लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस मिला है लेकिन क्लॉस्ट्रिडियम नहीं है। सी वाले के अंदर भी लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस दिया हुआ है लेकिन सी वाले के अंदर थर्मोफिलस दिया हुआ है, होता है लेकिन क्लॉस्ट्रिडियम नहीं होता है। लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस ये दोनों दही बनाने में काम आते हैं। लास्ट क्वेश्चन, सोयाबीन की फसल के लिए जैव उर्वरक का उत्पादन करने के लिए किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया? इसका आंसर ऊपर वाले का आंसर डी है, 62 वाला क्वेश्चन का आंसर डी है, लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। अगला प्रश्न देखो, सोयाबीन की फसल के लिए जैव उर्वरक का उत्पादन करने के लिए किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? साइनोबैक्टीरिया, राइजोबियम ज़ैपोनिकम, राइजोबियम ल्यूमिनोसेरम या राइजोबियम मेलिलोटी। सब राइजोबियम आ गए।
अब सी सोयाबीन वाला दाल वाले को बोलना आता है, हम सी तो वाला राइजोबियम सी वाला आंसर में सोच के बैठते हैं। राइजोबियम आपको 3 मिल गए, तो आपको आंसर बताया है बी, राइजोबियम जेपोनिकम, जेपोनिकम। ठीक है, अभी ये आपका पीडीएफ हो चुका, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए आपने, और कल के लिए मैंने बता दिया है क्या करना है।